हेलो स्टूडेंट्स, आज प्लांट एनाटॉमी स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने प्लांट मॉर्फोलॉजी खत्म कर लिया था। प्लांट एनाटॉमी, एनाटॉमी मींस इंटरनल स्ट्रक्चर। तो अब हमें यहाँ पे प्लांट्स के जितना भी इंटरनल पोर्शन है, जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर में उनके आपको मिलता है, वो सारी चीजें आपने पढ़नी है। तो यहाँ पे आपके टॉपिक को हम डिवाइड कर देंगे डिफरेंट पार्ट्स में। पहला पार्ट है इसका टिश्यू, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू जो प्लांट में आपको मिलते हैं वो हम पढ़ेंगे। द सेकेंड पार्ट इज टिश्यू सिस्टम, जो अलग अलग टाइप के टिश्यू सिस्टम प्लांट्स में मिल रहे हैं वो सारे कंटिन्यू कर पढ़ेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लांट्स में जो रूट, स्टेम एंड लीफ की एनाटॉमी है, मतलब रूट, स्टेम, लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, एंड लास्ट पोर्शन है इस चैप्टर का सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम टिश्यू से। टिश्यू आपको मालूम है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल्स विच टुगेदर परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। ये ऐसे सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यू बोलते हैं जिसमें कि सेल्स चाहे सिमिलर हो चाहे डिसिमिलर हो, वो मिलके एक कॉमन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, तब आप उसे टिश्यू बोलते हैं। अब टिश्यू टर्म इन रेफरेंस टू प्लांट एनाटॉमी, प्लांट के रेफरेंस में टिश्यू टर्म जो है वो साइंटिस्ट एन ग्र्यू ने प्रोवाइड करी है। एन ग्र्यू प्रोवाइड द टर्म टिश्यू। प्लांट्स में अगर जो हम टिश्यू को क्लासिफाई करें तो प्लांट्स में ब्रॉडली अगर जो हम देखें तो दो टाइप के टिश्यूज आपको मिलेंगे। द फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यूज इन प्लांट्स इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू इन प्लांट इज परमानेंट टिश्यू। दूसरा टाइप का जो टिश्यू होता है उसको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हम उस टिश्यू को बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में देखिए बेसिक डिफरेंसेस देख लेते हैं, उसके बाद यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हम उस टिश्यू को बोलते हैं जिसके सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड एंड रीडिवाइड करते हैं, मतलब इनके अंदर कैपेबिलिटी है डिवीजन करने की। परमानेंट टिश्यू, आप उस टिश्यू को बोलेंगे जिस टिश्यू के सेल्स सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी को लूज कर चुके हैं और अब ये परमानेंट हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं किसी प्रॉपर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो इसमें आपको डिफरेंट टिश्यूज पढ़ने हैं। यहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से हम स्टार्ट करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू है जिसके सेल्स के अंदर एक कैपेबिलिटी है कि वो कंटिन्यूअसली डिवाइड एंड रीडिवाइड करेगा। तो कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स का जो टिश्यू होता है उसको हम बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इस टिश्यू की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं ये देख लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज टिश्यू की ये है कि इसके जो सेल्स होते हैं वो जनरली उनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस आपको नहीं मिलेगा। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस आर टोटली एब्सेंट। ठीक है, टाइटली पैक्ड होंगे, इनके बीच में आपको कोई इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं मिलेंगे। यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो जनरली आपको सेल वॉल, सेल्यूलोजिक एंड थिन सेल वॉल बहुत ज्यादा थिन होगी, क्योंकि अगर जो सेल वॉल में थिकनिंग होगी तो जब ये नए सेल्स डिवाइड, जब ये पुराने सेल्स डिवाइड होकर नए सेल्स की फॉर्मेशन करेंगे तो उसके लिए भी उनको जो है ज्यादा सेल वॉल के मटेरियल प्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसलिए सेल वॉल जो है वो बहुत ज्यादा थिन होती है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल होगी। यहाँ पे जो सेल्स होते हैं जनरली वो कलरलेस होंगे, उनमें किसी भी टाइप का कोई भी कलर आपको नहीं मिलेगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज दैट द सेल्स, ये जो सेल्स होते हैं ये किसी भी टाइप का स्टोरेज नहीं करेंगे, मतलब कुछ भी चीज को ये स्टोर नहीं करते हैं, ना ये किसी भी चीज का सिक्रीशन करेंगे और ना ही ये किसी भी चीज का सिंथेसिस करेंगे। इसका मतलब इनमें किसी भी टाइप के प्लास्टिड्स नहीं होते हैं, क्योंकि प्लास्टिड्स आपने पढ़े होंगे 11th क्लास में, अगर जो आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा तो एक आपने स्टोरेज प्लास्टिड्स पढ़े होंगे, ल्यूकोप्लास्ट जिनको हम बोलते हैं, 3 टाइप के, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इलाइयोप्लास्ट। दूसरा आपने सिक्रीशन जो है वो पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन होता है, तो ये सिक्रीशन भी नहीं करेंगे। एंड सिंथेसिस जो है कि किसी भी टाइप का सिंथेसिस नहीं करेंगे, तो इसका मतलब इनमें आपको क्लोरोप्लास्ट भी नहीं मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, क्रोमोप्लास्ट नहीं होता है और ना ही ल्यूकोप्लास्ट होता है, तो इसलिए ये कलरलेस हो जाएंगे। लेकिन किसी भी टाइप का स्टोरेज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें आपको ल्यूकोप्लास्ट भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई आपको मेरिस्टेमेटिक सेल्स की, मैंने आपको बता दी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड एंड रीडिवाइड करेंगे, इसके सेल्स के बीच में आपको इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं मिलेंगे, मतलब ये टाइटली पैक्ड होते हैं। सेल वॉल थिन होगी, सेल्यूलोज से बनी होगी, कलरलेस सेल्स होंगे, इसमें किसी भी टाइप के आपको कलर्ड प्लास्टिड्स नहीं मिलेंगे, कोई पिगमेंट नहीं मिलेगा, ना तो ये किसी चीज का स्टोरेज करेंगे, ना सिक्रेशन करेंगे और ना ही सिंथेसिस करेंगे। तो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अब हम क्लासिफाई करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं?
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मेन जो क्लासिफिकेशन आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, वैसे तो इसके क्लासिफिकेशन बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, लेकिन हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर जो देखें तो सिर्फ 3 ही टाइप के क्लासिफिकेशन इसके दे रखे हैं। और वो जो क्लासिफिकेशन में 3 डिफरेंट टाइप्स के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दिए हैं वो दे रखे हैं डिपेंडिंग ऑन इट्स लोकेशन, लोकेशन के बेसिस पे या ऑन इट्स पोजिशन, लोकेशन के बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। 3 डिफरेंट टाइप्स के आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेंगे। फर्स्ट वन इज एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। द सेकंड वन इज लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। द थर्ड वन इज लेटरल मेरिस्टेम, थर्ड आ जाएगा आपका लेटरल मेरिस्टेम। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमें मिल रहे हैं प्लांट्स में। अब इनका क्लासिफिकेशन देखिए। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, एपेक्स नाम से पता चल रहा है, एपिकल एपेक्स मतलब टिप। तो प्लांट के किसी भी पार्ट में मेनली शूट, रूट एंड स्टेम में जो टिप पे टिश्यू प्रेजेंट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो उनके एपेक्स में प्रेजेंट होता है, उसको आप बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेम। इट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ, प्रेजेंट एट द टिप ऑफ, टिप में कहां पे प्रेजेंट होगा, किसके, टिप ऑफ रूट, स्टेम एंड शूट और ब्रांचेस, इनमें आपको मिलेगा। सबसे टिप पे प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन होगा कंटिन्यूअसली जो है जो स्टेम है, रूट है या शूट है, उसकी लेंथ को इंक्रीज करना इसका फंक्शन है। तो ये आ गया एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जो है वो, क्योंकि प्लांट में हर एक प्लांट के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो सकती है, रूट की, स्टेम की एंड ब्रांचेस अगर जो उसमें है तो ब्रांचेस की भी। इसीलिए एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आप कहेंगे इट इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स में भी दोनों, डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स, सब में आपको मिलेगा। इंटरकैलरी मेरिस्टेम हम किसे बोलेंगे? देखिए, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो स्पेसिफिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कि प्लांट में इन बिटवीन द परमानेंट सेल्स अगर जो मिलेगा, परमानेंट टिश्यू के सेल्स के बीच में अगर जो कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको मिलता है तो उसको हम बोलेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। नाम से पता चल रहा है इंटर, इन बिटवीन, कैलरी, ये हाँ यहाँ पे टर्म यूज हो रही है परमानेंट सेल्स के लिए। तो परमानेंट टिश्यू के सेल्स के बीच में अगर जो कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो उसको आप इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलेंगे। ये कहाँ पे मिलता है? ये हमें मिलेगा इन ग्रासेस, कुछ ग्रासेस के जो स्टेम होती है उसमें आपको मिलेगा। ये रोज की जो रोज में, एंड जिसे आप कहेंगे पाइन प्लांट की जो लीफ बेस होती है उसमें आपको मिलेगा, लीफ बेस में। इसके अलावा ये आपको मिल जाएगा इन मिंट प्लांट के जो मिंट में बिलो नोड्स आपको मिलेगा, बिलो नोड्स। अब यहां देख लेते हैं क्या क्या फंक्शन करेगा इन प्लांट्स में। मिंट प्लांट में नोड्स के बीच नीचे आपको मिल रहा है, मतलब कि अगर जो ये मिंट प्लांट का स्टेम है तो नोड्स ही हैं अगर जो, तो यहाँ पे आपको इंटरकैलरी मेरिस्टेम मिल रहा है। तो ये क्या करता है? इंटरनोडल एलोंगेशन में पार्टिसिपेट करता है, मतलब इंटरनोड को एलोंगेट करने में हेल्प करेगा। मिंट में, रोज में एंड पाइन की लीफ में बेस में प्रेजेंट होता है, मतलब अगर जो इधर से कहीं से लीफ अराइज हो रही है तो यहाँ लीफ बेस में आपको ये मिलेगा। तो लीफ बेस में अगर जो है तो पिटियोल के एलोंगेशन में ये हेल्प करेगा, पिटियोल को एलोंगेट करने में हेल्प करता है। और तीसरा आएगा ग्रासेस। ग्रासेस में स्टेम में आपको मिल रहा है। तो ग्रासेस में क्या होता है जनरली, जैसे मान लीजिए ग्रासेस में स्टेम है इधर, तो ग्रासेस की स्टेम में आपको इंटरकैलरी मेरिस्टेम मिलती है और इसके कारण ये ग्रासेस की जो स्टेम होती है वो बहुत क्विकली रीजेनरेट कर जाती है। मतलब अगर जो मान लीजिए आपने यहाँ पे काट भी दिया इस ग्रास को इतना, और ये इस दिन आपने एक दिन जो है सेलेक्ट करके इस ग्रास को कट किया और ये इतनी लेंथ हो गई इसकी, तो क्योंकि यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम है तो ये क्विकली डिवाइड एंड रीडिवाइड करेगा और इस ग्रास की जो लेंथ होती है उसको वापस रीजनरेट करने में हेल्प करेगा। तो इसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ग्रासेस में ये पार्टिसिपेट करेगा रीजनरेशन में। रोज एंड पाइन की लीफ बेस में है तो उनमें पिटियोल एलोंगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और मिंट में नोड्स के नीचे है तो वहां पे इंटरनोडल एलोंगेशन कर रहा है। अब देखिए ग्रासेस जो है मोनोकॉट्स हैं, ये हो गए जिम्नोस्पर्म, ये हो गया आपका डाइकॉट, ये भी हो गया डाइकॉट। तो ये ऐसा नहीं आप कहेंगे कि केवल कुछ मोनोकॉट्स में ही है या केवल डाइकॉट्स में ही है या केवल जिम्नोस्पर्म में ही है। ये आपको इंटरकैलरी मेरिस्टेम, डाइकॉट्स, मोनोकॉट्स, जिम्नोस्पर्म सभी में आपको इन तीनों टाइप के प्लांट्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। नाउ लेटरल मेरिस्टेम हम किसे कहते हैं? लेटरल एज द नेम रिप्रेजेंट, लेटरल मेरिस्टेम मीन्स द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन द लेटरल पार्ट ऑफ
प्लांट, जो प्लांट के लेटरल पोर्शन में प्रेजेंट है। सपोज दिस इज द स्टेम एंड दिस वन इज द रूट सिस्टम। तो प्लांट के स्टेम के या रूट के जो लेटरल पोर्शन में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डेवलप होता है उसको हम लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन है कि ये डिवाइड एंड रीडिवाइड करके प्लांट में स्टेम की एंड रूट की लेटरल ग्रोथ को प्रोमोट करता है, मतलब चौड़ाई में रूट एंड स्टेम को बढ़ने में मदद करता है। तो इसमें कैम्बियम आ जाएगा, वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम दोनों ही आपके लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेम जो आपको बताया टिप पे होगा, रूट में, स्टेम में, शूट में, इसका फंक्शन है लेंथ एलोंगेट करना। दूसरा मैंने आपको बताया इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इसका फंक्शन है ये आपको इन बिटवीन द परमानेंट टिश्यू मिलेगा। इन तीनों में ही आपको बताया मैंने क्या क्या फंक्शन होते हैं। लेटरल मेरिस्टेम जो प्लांट के लेटरल पार्ट्स में डेवलप होता है और इसका फंक्शन है ये लेटरल ग्रोथ कराएगा, मतलब जो विड्थ है और जो थिकनेस होती है स्टेम की और रूट की उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिस्कस कर लिया। अब आपकी एनसीईआरटी में 2 डायग्राम बने हुए हैं, मैं उसको पूरा डिटेल नहीं, मेन चीजें आपको बता देती हूँ। अगर जो हम स्टेम का टिप या शूट का एपेक्स देखें, शूट के एपेक्स में क्या चीज बनी हुई है दिखा रखी है आपको रिप्रेजेंट करती हुई, एंड रूट का जो एपेक्स है वो भी दिखा रखा है उसके साइड में। दोनों डायग्राम साथ साथ बने हुए हैं, रूट एपेक्स भी और शूट भी। अब देखिए मैंने आपको बताया टिप पे हमेशा कौन सा टिश्यू होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। यह आ गया यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये हमने लास्ट जो प्लांट मॉर्फोलॉजी में जो रूट का स्ट्रक्चर देखा था उसमें भी हमने देखा था। ये आ गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टिप पे प्रेजेंट, बट इट इज कवर्ड बाय द रूट कैप। ये रूट कैप से कवर्ड रहते हैं, रूट कैप। एंड यहाँ आ गया ये एपिकल मेरिस्टेम, इधर आ गया एपिकल मेरिस्टेम और उसके टिप पे आ गया रूट कैप। ठीक है, अब देखिए ये रूट का एपिकल मोस्ट पोर्शन नहीं है, ये आपको लग तो रहा है ये टिप, लेकिन टिप पे भी एक और चीज प्रेजेंट है जिसको हम रूट कैप बोल रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो पूरा का पूरा एंडिंग और एपेक्स पे प्रेजेंट है, क्योंकि उसके ऊपर आपको स्लाइटली आप कहेंगे उसके ऊपर, क्योंकि आपको रूट कैप मिल रही है तो इसलिए आप कहेंगे जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो स्लाइटली शिफ्ट बिहाइंड हो गया है। किससे? जो एपेक्स है उससे थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, क्योंकि आप टिप अप इसको बोलेंगे। यहाँ पे हम बोलते तो हैं कॉमनली इसको टिप, लेकिन वैसे हम देखें तो रूट कैप जो है वो यहीं से, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बीच में से ये अराइज हो रही है तो इसलिए टिप अप मेनली ये कहा जाना चाहिए। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि एपिकल मेरिस्टेम इन रूट में अगर जो हम देखें तो रूट में ये टिप से थोड़ा सा शिफ्टेड बिहाइंड है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रूट कैप ऑन इट। डाइकॉट्स में अगर जो हम रूट कैप देखें तो डाइकॉट्स में ये रूट कैप जो होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही डेवलप होगी, इसलिए डाइकॉट्स में रूट कैप जो है इजीली रीजनरेट हो जाती है। लेकिन मोनोकॉट्स की अगर जो हम बात करें तो मोनोकॉट्स में रूट कैप एक अलग ही लेयर से डेवलप होती है, जो एम्ब्रियो के टाइम पे, डेवलपमेंट टाइम पे एक लेयर फॉर्मेशन होती है जिसको हम बोलते हैं कैलिप्ट्रोजन। तो डाइकॉट्स में, मोनोकॉट्स में ये कैलिप्ट्रोजन जो लेयर होती है उससे फॉर्मेशन होगी किस चीज की? रूट कैप की। इसीलिए इन मोनोकॉट्स जो रूट कैप डू नॉट रीजनरेट, बल्कि मोनोकॉट्स में जनरली आपको रूट कैप मिलेगी भी नहीं। मोनोकॉट्स में स्पेशली जो प्लांट हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनमें आपको रूट पॉकेट्स मिलेंगे। तो मोनोकॉट्स में अगर जो रूट कैप है भी तो वो कैलिप्ट्रोजन से डेवलप हुई है। ठीक है, रीजनरेशन पावर जो है बहुत कम होती है। नेक्स्ट वन देखते हैं, इसमें अगर जो हम शूट का स्ट्रक्चर देखें तो दिस इज द शूट टिप। ये शूट टिप है यहां पे आ गया एपिकल मेरिस्टेम, दिस वन इज एपिकल मेरिस्टेम, और इसके चारों तरफ सराउंड कर रही है इसको यंग लीव्स। तो दिस इज यंगेस्ट लीफ प्राइमोर्डिया, यंगेस्ट लीफ प्राइमोर्डिया। अब ये लीफ देखिए कहां से अराइज हो रही है, ये जो लीफ है ये अराइज हो रही है यहां से। इधर से नहीं आप बोलेंगे कि यहाँ ये लीफ है तो ये वाला पोर्शन टिप है, नो, टिप यही है। वो सिर्फ 2 साइड से कवर अप हो रखा है, लीफ के ऊपर वाले पोर्शन प्राइमोर्डिया, लीफ प्राइमोर्डिया के जो ऊपर वाले पोर्शन है, खुले हुए पोर्शन, उनसे कवर अप हो रखा है। तो ये दूसरी लीफ प्राइमोर्डिया हो गई, ये और भी ऊपर जाती हुई दिख रही है। तो आप ये नहीं बोलेंगे कि शूट का जो एपेक्स पोर्शन है वो ये है, नो, शूट का जो एपिकल पोर्शन है वो ये है एंड इट इज सराउंडेड बाय, इसको चारों तरफ से कवर अप कर रहे हैं कौन? यंगेस्ट लीफ प्राइमोर्डिया। प्राइमोर्डिया मतलब जहां से लीफ की फॉर्मेशन होगी। अब आप ये समझिए कि यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है तो ये ऐसा ऐसे एलोंगेट करता रहेगा, ये लीव्स जो है इधर इधर ऐसे निकलती रहेंगी, लीफ फर्दर इधर इधर निकलती रहेंगी और नई लीफ प्राइमोर्डिया जो है एपिकल मेरिस्टेम को सराउंड करते रहेंगे।
लेकिन फिर भी अगर जो आप देखें तो एपिकल मेरिस्टेम शूट में अगर जो हम बोले तो ये हमेशा टिप मोस्ट पोर्शन पे प्रेजेंट होता है, और रूट्स में अगर जो हम मेरिस्टेम की बात करें, एपिकल मेरिस्टेम की, तो वो रूट कैप की प्रेजेंस की वजह से आप थोड़ा सा उसे टिप से शिफ्टेड बोलेंगे, टिप से बैक को शिफ्टेड होता है, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम जो शूट वाला पोर्शन होता है उसमें एपिकल मेरिस्टेम जनरली क्या होता है कि इसका जो सेल्स है वो थोड़े से कुछ सेल्स जो है पीछे रह जाते हैं, छूट जाते हैं बैक साइड, और इन सेल्स को हम बोलते हैं, ये सेल्स फॉर्मेशन करेंगे एक एक्सिलरी बड की, एक्सिलरी बड की फॉर्मेशन करते हैं ये सेल। एक्सिलरी बड अगर जो हम देखिए तो ये फॉर्मेशन करेगा किस चीज की, लेटरल ब्रांचेस की। तो अगर जो आप पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है आप पे कि जो लेटरल ब्रांच है इट इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ विच टाइप ऑफ मेरिस्टेम, तो आप बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेम। मतलब आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि लेटरल या इंटरकैलरी कौन सा होगा, वो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होगा, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम के ही कुछ सेल्स पीछे छूट जाते हैं, जो वो एक्सिल पार्ट पे आ जाएंगे। लीफ का यही एक्सिल वाला पोर्शन होगा, ये लीफ ऐसे करके खुलेगी, ये मान लीजिए स्टेम वाला पोर्शन है ऐसे, और ये लीफ इधर को खुलेगी, तो ये आ गया ना एक्सिल पोजीशन। मैंने आपको एक्सिल ये एंगल बताया था, लीफ और जो ब्रांच या फिर जो स्टेम के बीच का जो एंगल होता है उसको हम एक्सिल पोजीशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है यही एक्सिलरी बड की फॉर्मेशन करेंगे, और इनसे फिर नहीं यहाँ पे ब्रांचेस निकलेंगे ऐसे इधर इधर। तो ये होता है बेटा एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड इज ऑल्सो ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। Lateral branches are also due to the activity of apical meristem. So this is the structure of root and shoot tip, root and shoot apex, जो कि आपका एनसीईआरटी में बना हुआ है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, नेक्स्ट हम इसमें टिश्यू पढ़ेंगे अब परमानेंट टिश्यू। ये हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम इसमें टिश्यू पढ़ते हैं हम परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू हम उस टिश्यू को बोलते हैं जिस टिश्यू के सेल्स डिवाइड करना बंद कर चुके हैं और सेल डिवीजन की एक्टिविटी को छोड़ के अब ये मैच्योर हो चुके हैं कोई प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, कोई दूसरा फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अब ये सेल्स जो है परमानेंट हो चुके हैं, तो इसको हम बोलेंगे परमानेंट टिश्यू। और मैच्योर जो है, डिफरेंशिएशन इसमें हो चुका है, मैच्योरेशन जिन सेल्स में हो चुका है वो सेल्स जो है मिलके बनाते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को अगर जो हम क्लासिफाई करें तो परमानेंट टिश्यू के फिर दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन होते हैं। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। नाउ सिंपल परमानेंट टिश्यू हम उस टिश्यू को बोलते हैं जिसमें सारे के सारे सेल्स, एक टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो अगर जो सारे के सारे सिमिलर हैं तो आप उसे सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। अगर जो एक टिश्यू के अंदर सारे के सारे सेल्स डिफरेंट हैं और वो मिलके एक कॉमन यूनिट की तरह फंक्शन कर रहे हैं तो आप उसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो पहले हम इसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू मैंने बताया ऑल सेल्स आर सिमिलर। इफ ऑल सेल्स आर सिमिलर, सारे के सारे सेल्स सिमिलर हैं तो उस टिश्यू को हम बोलेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसके तीन टाइप्स हमने पढ़ने हैं। पहला टाइप इसका आएगा पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा टिश्यू वो सेल्स हैं, पेरेन्काइमा के टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं। अब लिविंग कहने का मतलब ये है, अगर जो हम किसी भी सेल को लिविंग बोलते हैं तो आप उसमें ये समझ लीजिए कि अगर जो उसमें मैच्योरिटी में भी प्रोटोप्लाज्म आपको मिल रहा है, मैच्योर सेल्स में भी आपको प्रोटोप्लाज्म मिल रहा है तो वो सेल लिविंग होगा। अदरवाइज अगर जो प्रोटोप्लाज्म खत्म हो गया तो वो सेल डेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि पेरेन्काइमा के सेल्स लिविंग हैं क्योंकि इनमें मैच्योरिटी में भी आपको प्रोटोप्लाज्म मिलेगा। इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है और ये बनेगी सेल्यूलोज से, सेल्यूलोजिक सेल वॉल, ठीक है। सेल्यूलोजिक सेल वॉल, सेल्स का कुछ भी शेप हो सकता है। सेल्स कैन बी ओवल, पॉलीगनल, सेल्स ओवल हो सकते हैं, पॉलीगनल हो सकते हैं, ठीक, लॉन्गिट्यूडनल हो सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। इसके अलावा सेल्स जो हैं वो स्फेरिकल हो सकते हैं। अलग अलग टाइप के शेप आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। सेल्स के बीच में सेल्स जब आपस में एक साथ एक जगह पे प्रेजेंट हैं तो वो आपस में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस जो हैं वो जनरली एब्सेंट होंगे, लेकिन दे कैन बी प्रेजेंट। दे आर एब्सेंट मोस्टली बट दे कैन बी प्रेजेंट ऑल्सो। इन सम केसेस आपको इंटरसेल्यूलर स्पेसेस देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन जनरली वैसे इंटरसेल्यूलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं। अच्छा, द मेन फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा, अगर हम पेरेन्काइमा का डायग्राम देखें इस तरीके से, मान लीजिए स्फेरिकल सेल्स हैं
और बहुत टाइटली पैक्ड है इस तरीके से। इनमें आप यहाँ पे हम डायग्राम बनाएंगे तो इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस बन ही जाएगा, बट आप ये समझिए कि जनरली वैसे इंटरसेल्यूलर स्पेसेस इसमें एब्सेंट होता है। सेल्स का कोई भी शेप हो सकता है, ये पॉलीगनल भी हो सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, कोई भी XYZ कहीं भी कुछ भी शेप आपको देखने के लिए मिलेगा। मेन फंक्शन क्या है पेरेन्काइमा के सेल्स का? पेरेन्काइमा टिश्यू का मेन फंक्शन होता है स्टोरेज, मतलब ये मेनली पार्टिसिपेट करेंगे स्टोरेज में। तो जैसे आप बोलेंगे स्टोरेज, पोटैटो में जो है स्टार्च का स्टोरेज करने वाले सेल्स कौन से हैं, रेडिश के रूट में स्टोरेज कौन कर रहा है, जो जितना भी स्टेम मॉडिफिकेशन है, रूट है या जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें स्टोरेज कौन करेगा, तो स्टोरेज करने वाले सेल्स आपको मिलेंगे पेरेन्काइमेटस। और पेरेन्काइमा के भी अंदर जो है जनरली ल्यूकोप्लास्ट या फिर एक स्टोरेज वैक्यूल डेवलप हो जाता है जो स्टोरेज में पार्टिसिपेट करेगा। स्टोरेज के अलावा पेरेन्काइमा के और भी फंक्शंस हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग फंक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे अगर जो मान लीजिए पेरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाए तो ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि आपने लीफ में जो मेसोफिल सेल्स पढ़े हैं वो भी एक टाइप ऑफ पेरेन्काइमा ही होता है। अगर जो पेरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट है और वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो दिस टाइप ऑफ पेरेन्काइमा इज नोन एज क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा means the parenchyma which consists of chloroplast and perform photosynthesis, उसको हम क्लोरेन्काइमा बोलेंगे। मेन फंक्शन वैसे मैंने आपको बता दिया स्टोरेज है। इसके अलावा जैसे लोटस एंड वाटर लिली की जो लीव्स होती हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट करती रहती हैं, पानी में सिंक नहीं होती हैं कभी भी, तो उनकी जो लीव्स हैं उन लीव्स में भी जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं वहां पे एयर स्पेसेस बन जाएंगे, वहां पे एयर फिल रहती है और वो सेल को मतलब जो स्ट्रक्चर है उसको बायंसी प्रोवाइड करेगी और उसको पानी में तैरने में मदद करेगी। तो ये जो स्पेशल टाइप का पेरेन्काइमा इनमें डेवलप होता है, इनको लीव्स को हल्का बना के पानी में फ्लोट कराने में, इस पेरेन्काइमा को हम बोलते हैं एरेन्काइमा। दिस इज कॉल्ड एरेन्काइमा। ठीक है, तो ये मैंने दो डिफरेंट टाइप के आपको पेरेन्काइमा बता दिए। आपके एनसीईआरटी में हालांकि बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं दे रखा है, तो बेसिक हम देखेंगे जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। लिविंग सेल्स हैं, सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, सेल्स का शेप ओवल, पॉलीगनल, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस जनरली एब्सेंट है बट दे कैन बी प्रेजेंट। सेल्स का फंक्शन स्टोरेज है मेनली, बट दे कैन ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, एग्जाम्पल मेसोफिल सेल्स, एंड दे कैन ऑल्सो परफॉर्म buoyancy टू द लीव्स ऑफ द वाटर लिली एंड लोटस। ठीक है, हो गया हमारा पेरेन्काइमा सेल्स। पेरेन्काइमा टिश्यू के बाद दूसरा जो टिश्यू आता है इसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू, वो आ जाएगा आपका कोलेन्काइमा। द सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू इज कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा टिश्यू, इसके सेल्स देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है लिविंग सेल्स, मतलब जो सेल्स हैं उनमें मैच्योरिटी में आपको प्रोटोप्लाज्म मिलेगा। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं शेप। जनरली आपको शेप कौन सा मिलता है? पॉलीगनल। हालांकि इसके शेप जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल एंड जैसे आप कहेंगे स्वैग लाइक शेप, रेक्टेंगुलर शेप भी हो सकते हैं, बट मेन शेप ऑफ कोलेन्काइमा सेल्स जो होता है वो पॉलीगनल होता है। अब देखिए इसकी सेल वॉल जो है वो बनती है सेल्यूलोज से, हेमी सेल्यूलोज से एंड पैक्टोज से। सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पैक्टिन से बनी हुई सेल वॉल है। जनरली आपको इस सेल्स में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं मिलेंगे। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस जो होते हैं वो टोटली एब्सेंट होते हैं। और इस सेल का मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन जो है इसका वो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करना, या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना प्लांट के उस पार्ट को जहां पे ये प्रेजेंट है। इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं हम। ये देखिए पॉलीगनल शेप इस तरीके से मैं बना रही हूँ, ये ही आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। पॉलीगनल इस तरीके से होंगे। अब ये जो पॉलीगनल शेप है इसमें सेल वॉल के जो मटेरियल्स होते हैं सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टोज, ये कॉर्नर्स पे थिक रहते हैं, जिसकी वजह से जहां भी ये टिश्यू होगा उस जगह को बहुत ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करेगा। इसका जो लिविंग सेल्स है और इसमें जो है सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल डेवलप हो जाता है। इस वैक्यूल के कारण इसका जो सेल्स का जो भी प्रोटोप्लाज्म है वो पेरीफेरी को शिफ्ट हो जाएगा। जैसे सेंट्रल वैक्यूल, ये वैक्यूल है, और ये आ जाएगा पेरीफेरल प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो है वो शिफ्ट हो जाएगा पेरीफेरी को, पेरीफेरल प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये तो मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दिया। अब इसका देखते हैं फंक्शन, और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ कहाँ ये एब्सेंट होता है।
कोलेनकाइमा के बारे में एक चीज याद रखना कि कोलेनकाइमा कभी भी रूट्स में नहीं होगा। किसी भी प्लांट के रूट की हम बात करें तो रूट्स में टोटली एब्सेंट होता है, और ये मोनोकॉट की स्टेम में नहीं होता है। मोनोकॉट्स की स्टेम जो होती है उसमें भी आपको ये नहीं मिलेगा। तो ये है कहाँ कोलेनकाइमा हमारा? कोलेनकाइमा जो है वो हमें मिलता है, इट इज प्रेजेंट इन डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट की स्टेम में आपको मिलेगा, एंड लीफ पिटियोल में आपको मिलता है, लीफ पिटियोल में आपको ये मिलेगा। ठीक है, और वहां पे क्या करता है, वहां पे जो है ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है टुवर्ड्स द विंड, अगेंस्ट द विंड। विंड के जो करंट्स होते हैं उसकी वजह से, अगर जो पेड़ आपने देखा होगा डाइकॉट पेड़ जो होते हैं वो इजीली इधर उधर मूवमेंट कर लेते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में, उनमें इतनी ज्यादा रिजिडिटी नहीं आती है और वो टूटते भी नहीं है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है इनमें प्रेजेंट होने वाला कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा इनकी स्टेम में एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस लेयर में आपको कोलेनकाइमा मिलेगा। तो ये हो गया कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के बाद हम नेक्स्ट टिश्यू पढ़ेंगे। इसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू का जो लास्ट टिश्यू है दैट इज कॉल्ड स्क्लेरेनकाइमा। सिंपल परमानेंट टिश्यू का लास्ट टिश्यू आ जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा की प्रॉपर्टी समझिए। स्क्लेरेनकाइमा इज अ डेड टिश्यू, डेड टिश्यू होता है। इसके सेल्स मैच्योरिटी में प्रोटोप्लास्ट शो नहीं करेंगे, इसके सेल्स में मैच्योरिटी में आपको प्रोटोप्लास्ट नहीं मिलेगा। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी है सेल वॉल। लिग्निन से बनी हुई सेल वॉल होती है, ये लिग्निन से बनी होगी। ठीक है, इसमें आपको सेल्यूलोज, पैक्टोज, हेमीसेल्यूलोज कुछ नहीं मिलेगा, लिग्निन मिलेगा। अब देखिए, अगर जो कोई भी सेल जो है डेड हो जाती है और उसका प्रोटोप्लास्ट खत्म हो जाता है तो उसके सेंटर वाला पोर्शन जो है वो हॉलो हो जाएगा। इस हॉलो स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ल्यूमेन। जो सेंट्रल पोर्शन है दैट विल बिकम हॉलो, दिस इज कॉल्ड हॉलो ल्यूमेन। ठीक है, यहाँ जो स्क्लेरेनकाइमा में जो सेल वॉल होती है लिग्निन से बनी हुई, ये एक्स्ट्रा डिपोजिशन करती है और इसका डिपोजिशन अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग पैटर्न में होगा, मतलब यूनिफॉर्मली डिपोजिशन नहीं होगा। इसके कारण जो इसका ल्यूमेन है वो जिसे आप कहेंगे डैमेज्ड ल्यूमेन होता है, और इस डैमेज्ड ल्यूमेन को हम बोलते हैं ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन। दिस ल्यूमेन इज कॉल्ड ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन। ठीक है, ये आ गया स्क्लेरेनकाइमा का स्ट्रक्चर। स्क्लेरेनकाइमा आपको कहाँ मिलते हैं? स्क्लेरेनकाइमा हमें मिलते हैं मोनोकॉट की स्टेम हाइपोडर्मिस में आपको स्क्लेरेनकाइमा मिलेंगे। डाइकॉट स्टेम हाइपोडर्मिस में आपको ये नहीं मिलते हैं। तो मोनोकॉट स्टेम हाइपोडर्मिस में फिर स्क्लेरेनकाइमा का फंक्शन होता है कि क्या करेगा, ये जितना भी विंड की वजह से जो डैमेज होने वाला है प्लांट को, उस डैमेज से रेजिस्ट करने में हेल्प करता है। हालांकि इतना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकता जितनी फ्लेक्सिबिलिटी कोलेनकाइमा करेगा। इसका काम जो है दूसरा है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो ये जो स्क्लेरेनकाइमा होगा, स्क्लेरेनकाइमा अब हम देखते हैं शेप के बेसिस पे और साइज के बेसिस पे। स्क्लेरेनकाइमा आपको दो टाइप के मिलेंगे। ये जो मैंने स्फेरिकल स्क्लेरेनकाइमा और छोटे साइज के जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड जो है आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं? स्क्लेरिड जो है आपको प्लांट की बार्क में मिल जाएगा, फ्रूट्स के ग्रिटी फ्रूट्स के पल्प में आपको मिल जाएगा, जैसे कि आप चीकू खाते हैं या सैपोडिला दैट इज चीकू आप खा रहे हैं, या फिर आप पियर खा रहे हैं तो उसका जो पल्प होता है वो खुरदुरा ग्रिटी होता है, तो उसका कारण होता है उसमें प्रेजेंट स्क्लेरिड्स। ठीक है, इसके अलावा स्टोनी फ्रूट्स आपको याद होंगे, ड्रूप फ्रूट्स जिनको हम बोलते हैं। लास्ट मैंने आपको मॉर्फोलॉजी में बताए थे ड्रूप फ्रूट्स हम किनको बोलते हैं, जिनका एंडोकार्प होता है स्टोनी, टफ हार्ड होता है। तो उनके एंडोकार्प में भी, उनकी टफनेस के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होता है स्क्लेरिड्स। ठीक है, स्क्लेरिड्स जो है ये आ गए। दूसरे जो टाइप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा होते हैं उनको हम, वो लॉन्ग होते हैं, फाइबरस होते हैं, और उनको हम बोलेंगे फाइबर्स। ठीक है, फाइबर्स में भी ल्यूमेन जो है वो और भी ज्यादा नैरो हो जाता है। ठीक है, इसका ल्यूमेन और भी ज्यादा नैरो हो जाएगा क्योंकि इसमें डिपोजिशन एक्स्ट्रा हो गया है, ज्यादा डिपोजिशन है। और ये जो फाइबर्स होते हैं ये जनरली कमर्शियली यूज किए जाते हैं, कमर्शियल यूज में आ जाते हैं, जैसे कि जूट, हेम्प। ठीक है, इसके अलावा हो गया फ्लैक्स जो प्लांट होता है, जूट होता है, हेम्प होता है। इसमें हम अगर जो आपसे पूछें कि कौन से टाइप के फाइबर्स यूज होते हैं तो आप बोलेंगे स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स। हालांकि फाइबर्स को भी फिर हम दो टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे, वो हम नेक्स्ट टिश्यू जो पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। तो ये हो गया हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू कंप्लीट। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपको दो लिविंग टिश्यू बताया, एक तो बताया पैरेन्काइमा जिसके सेल्स लिविंग है मैच्योरिटी पे, दूसरा आपको बताया कोलेनकाइमा, ये भी लिविंग होता है मैच्योरिटी पे, और तीसरा आपको बताया स्क्लेरेनकाइमा, ये डेड होता है।
स्क्लेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। पेरेन्काइमा मेनली स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस, इस टाइप के फंक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे टिश्यू कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। ओके।